नमस्कार दोस्तों, हमारा पर्यावरण के अंदर आगे हमने बहुत सारी जानकारियाँ ली। ऊर्जा का वहन पारितंत्र में कैसे होता है, लास्ट टॉपिक में वो हमने समझा था। अब इंटेक्स क्वेश्चन की बात करते हैं, जो किताब में दिए गए 2 क्वेश्चन है ऐसे, जिसकी चर्चा हम आज कर लेते ताकि शायद बोर्ड में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको कोई दिक्कत ना होवे। पोषक स्तर क्या है? एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषक स्तर बताइए। तो आहार श्रृंखला में विभिन्न प्रकार के चरण अथवा तो कड़ी होते हैं। तो प्रत्येक चरण अथवा कड़ी को पोषक स्तर कहते हैं। आहार श्रृंखला में आए हुए प्रत्येक चरण अथवा कड़ी को पोषक स्तर कहा जाता है। पारितंत्र में पोषक स्तर क्या करता है? तो एक में से दूसरे में, दूसरे में से तीसरे में से चौथे में, ऐसे ऊर्जा का वहन होता रहता है। आहार श्रृंखला खाद्य एवं भक्षक के बीच का संबंध बताते थे। जो खाने वाले हैं वो खाद्य बन जाते हैं, जो खाया जाता है वो भक्षक बन जाता है। जैसे तृण को चूहा खाता है, चूहे को सांप खा जाता है, सांप को बाज या समड़ी या गिद्ध खा जाता है। तो जो तृण होते हैं यानी कि हरी वनस्पतियाँ जो होती है उसको उत्पादक कहते हैं, और इन तीनों लोग जो इसका खुराक में इस्तेमाल करते हैं इसको उपभोगी कहते हैं। हालांकि चूहा प्राथमिक उपभोक्ता है, सांप द्वितीय उपभोक्ता और बाज तृतीय उपभोक्ता में आएगा। लेकिन पोषक स्तर के बारे में देखें तो उत्पादक प्रथम पोषक स्तर, प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषक स्तर, द्वितीय उपभोक्ता तृतीय पोषक स्तर और तृतीय उपभोक्ता चौथा पोषक स्तर के अंदर समाविष्ट हो जाता है। यहाँ पर आप समड़ या तो फिर गिद्ध भी लिख सकते हो। ठीक है। दूसरा इंटेक्स क्वेश्चन है हमारा कि पारितंत्र में अपमार्जकों की भूमिका क्या होती है। पहले तो प्रश्न ये होता है कि अपमार्जक होते हैं क्या? तो पादप और प्राणी जब मर जाते हैं तो उसके मृत शरीर जमीन के ऊपर पड़ते हैं, उसके जो उत्सर्ग पदार्थ है वो भी वहीं पड़ते हैं। उसमें से खुराक यानी कि पोषण प्राप्त करके अपनी वृद्धि को बनाए रखते हैं, उससे अपमार्जक कहते हैं। हालांकि इसमें कौन आता है? तो जीवाणु एवं कवक। शायद आपने कुत्ता या तो बिल्ली मरा हुआ देखा होगा, 2-3 दिन वो पड़े रहते हैं तो सड़ जाते, गलते हैं। इसकी मदद से दुर्गंध वाले जहरीले गैस बनते हैं। वो जो अपघटन होता है उसका जो मृतदेह धीरे धीरे सड़ता है वो अपमार्जक करते हैं। वो अगर जमीन के अंदर ऐसे अपमार्जक की प्रक्रिया होती है तो पोषक तत्व के स्वरूप में वो लोग जमीन को ज़्यादा अच्छी बनाते हैं। ये एक अच्छी बात है। यह जटिल कार्बनिक अणु का अकार्बनिक अणु में अपघटन करते हैं। ये सरल कार्बनिक अणु पादप द्वारा पुनः शोषित हो जाते, इसलिए अपमार्जक द्रव्य के चक्रीय पथ में महत्वपूर्ण भूमिका बनाते हैं। सूर्य में से उत्पादक में, उत्पादक में से उपभोगी में ऊर्जा जाएगी। उत्पादक उपभोगी सब मर जाते तो मृतदेह जमीन के ऊपर गिरता है। अपमार्जक उसको विघटित करके वापस द्रव्य को काट डालते हैं जमीन में, फिर पादप मूल की मदद से शोषित करके अपनी वृद्धि बना देता है। ये चक्रीय पथ हो गया। आइए अब ओजोन परत के बारे में बात करते। तो ओजोन परत वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित होती है। अब ये स्ट्रेटोस्फीयर कहाँ से आया? तो हमारी पृथ्वी से 1000 किलोमीटर तक की ऊंचाई, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। उसके बाद शून्य अवकाश हो जाता है, जीरो ग्रेविटी। 1000 किलोमीटर से पहली वाली जो परत बनती है 18 किलोमीटर तक, उसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं। 18 से 40 किलोमीटर तक की जो दूसरे स्तर बनते हैं उसको स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। उसमें ओजोन परत होती है। ओजोन यानी कि O3 अणु ऑक्सीजन के O3 यानी ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बने होते हैं। वायुमंडल के उप स्तर पर पराबैंगनी अल्ट्रावायोलेट, उसको यूवी अल्ट्रावायोलेट विकिरण भी कहा जाता है, उसके प्रभाव से ऑक्सीजन अणुओं से ओजोन ऑटोमेटिकली प्रकृति बनाती रहती है। कैसे? तो उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन अणुओं को विघटित करके स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु, अणु में से क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन अणु, पराबैंगनी विकिरण, ऑक्सीजन के 2 परमाणु बन गए।
ऑक्सीजन के ये स्वतंत्र परमाणु संयुक्त होकर ओजोन यानी कि फिर से वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया O+O2 यानी 3 हो तो O3 ओजोन बन गया। ये ओजोन लेयर का महत्व क्या होता है? तो सूर्य में से आने वाले जो पराबैंगनी विकिरण है उसके सामने ओजोन पर पृथ्वी के आसपास रक्षणात्मक पूरा स्तर बना देता है चारों ओर, ताकि ओजोन परत पराबैंगनी विकिरण को शोषित कर लेती है और पृथ्वी तक आने से रोकती है। यानी कि पृथ्वी की वो ढाल के समान कार्य करता है। फिर आप सोचोगे कि सर अगर वो किरण वह पृथ्वी पर आ गए तो क्या होगा? तो अगर ऐसे पराबैंगनी विकिरण जिसकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है, इसके लिए उसकी तीव्रता ज़्यादा होती है, तो ऐसे पराबैंगनी किरण अगर पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं तो क्या होगा? तो चमड़ी का कैंसर हो सकता है, मानसिक विकास कम होता है, वनस्पति की वृद्धि कम हो जाती है। अगर वनस्पति की वृद्धि कम हुई तो पूरी जीव सृष्टि को खुराक कौन देगा? चमड़ी का कैंसर होता है, याददाश्त कम होती है और बाकी बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। उसकी विघटन के बारे में देखते हैं। 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी। कारण क्या था? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जैसे मानव संश्लेषित रसायनों का मुख्य कारक माना गया। इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर एवं अग्निशमन के अंदर किया जाता है। 1987 में जब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम में सर्वानुमति बनी कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर सीमित रखा जाए, यानी कि CFC की वजह से ओजोन लेयर टूटने लगा। 1986 में विश्व के सभी देशों ने इकट्ठे होकर बताया कि इसके कारण ये हो रहा है, इसको बंद करो। तब विश्व के सभी देश सम्मिलित हुए और तय कर दिया गया कि जिन प्रक्रिया में CFC वायुमंडल में जमा होती है वो सभी अभिक्रिया बंद कर दी जाए। ठीक है। कचरे, पहले तो कचरे किसको कहा जाता है? तो पूरे क्लास में सर हमको खड़ा करके थोड़ा झाड़ देते, यानी कि थोड़ा बोल देते हैं, तो पूरे क्लास के सामने हमारा कचरा हो जाता है। वो कचरा नहीं, वो अलग कचरा है, वो इमोशनल कचरा है, और ये हम जो बनाते हैं वो कचरा है। अनैच्छिक, बेकार, अतिरिक्त वस्तुएं या घरेलू अनावश्यक माल जो होता है उसको कचरा कहा, यानी कि जब इस्तेमाल उसका रहा नहीं है, अनावश्यक बन गया, बिन जरूरी, जिसको हम फेंक देते हैं, वो कचरा है। स्वरूप के आधार पर हम कचरे का 2 प्रकार बना देते हैं, ठोस कचरा एवं द्रव कचरा। ठोस यानी सॉलिड, तो रसोई घर में ज़्यादातर हमारे यहाँ सब्जियाँ, फल या तो छिलके, हड्डियाँ वगैरह जो होती है वो सॉलिड कचरा हुआ। इसके अलावा देखा जाए तो धातु, कांच, प्लास्टिक, पॉलीथीन आदि ये सभी ठोस कचरा है। द्रव कचरा, ठोस कचरे की तुलना में द्रव कचरा का प्रबंध और स्थानांतरण सरलता से किया जाता है, यानी कि द्रव कचरे का निष्कासन करना हमारे लिए बहुत इजी बात है। ठीक है। अपघटन के आधार पर कचरे के और 2 प्रकार बना देते हैं, जैव निम्नीकरणीय कचरा, अजैव निम्नीकरणीय कचरा। जैव निम्नीकरणीय कचरा वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, वो जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। सब्जियां, फल, कागज आपने इस्तेमाल करके फेंक दिया, जमीन के ऊपर गिरा, उसके ऊपर मिट्टी के स्तर बन गए, मिट्टी की अभिरासायनिक प्रक्रिया के दौरान वो मिट्टी में गलकर घुल जाते हैं और हमेशा मिट्टी को फायदा करते हैं, पोषक तत्व बरकरार बनाते हैं, नुकसान नहीं करते। ठीक है। लेकिन ये अजैव निम्नीकरण वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, उसे अजैव निम्नीकरणीय कचरा कहते हैं। इस पदार्थ पर ताप और दाब का असर होता है, लेकिन वे पर्यावरण में लंबे समय तक मूल स्थिति में स्थित रहते, उसका अपघटन नहीं होता। जैसे कि ये सब उसके अंदर आ जाएगा। कौन से आ जाएगा? तो क्या धातु, कांच, प्लास्टिक, पॉलीथीन, वो सब अजैव निम्नीकरण कचरे के उदाहरण में आपको लिखना है। ठीक है।
अब यहाँ पर चैप्टर अपना पूर्ण होता है। आपको किताब में से स्वाध्याय लिखना है, मैसेज करके या फ़ोन करके पूछना नहीं है, किताब में से स्वाध्याय लिखना है। और स्वाध्याय के अंदर जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखे वो आ गए, उसको दोबारा मत लिखना, नहीं आए हैं वो आपको सोच के लिखना है और होमवर्क करके हमें भेजना है। ठीक है, तो ताश 3 के इस अभ्यास के साथ अपना ये चैप्टर पूर्ण होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और होमवर्क करके हमें भेजना है। ठीक है, ओके, बाय।